के तिकुनिया में मारे गए किसानों की आत्मा की शांति के लिए एक श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी और आरएलडी के अध्यक्ष जयंत चौधरी भी पहुंचे, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा ने इन दोनों नेताओं को मंच पर जगह नहीं दी। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा नीचे से बैठकर किसानों को सुनती नजर आईं। प्रियंका गांधी को मंच पर जगह नहीं मिली। राष्ट्रीय लोकदल के अध्यक्ष जयंत चौधरी तिकुनिया पहुंचे। जयंत किसानों की आत्मा की शांति के लिए अंतिम अरदास कार्यक्रम में शामिल हुए। जयंत चौधरी को भी मंच पर जगह नहीं मिली। तिकुनिया में संयुक्त किसान मोर्चा ने मंच से कहा कि हम प्रियंका गांधी, दीपेंद्र हुड्डा का स्वागत करते हैं, मगर हम लोगों का ये निर्णय है कि किसान संयुक्त मोर्चा का मंच किसी राजनीतिक व्यक्ति से साझा नहीं किया जाएगा। किसान नेता राकेश टिकैत तिकुनिया में चल रही किसानों की अंतिम अरदास में शामिल होने पहुंचे। तिकुनिया बवाल में मारे गए दलजीत सिंह, नछत्तर सिंह, गुरविंदर सिंह, लवप्रीत सिंह और रमन कश्यप का अंतिम अरदास कार्यक्रम हुआ। पलिया से आए रागी जत्थे ने गुरबाणी का बखान कर संगत को निहाल किया। कार्यक्रम में मृत किसानों के परिजन और घायल किसानों को भी बुलाया गया। इस कार्यक्रम में पंजाब, हरियाणा, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश के तमाम जिलों से किसान शामिल होने पहुंचे। कार्यक्रम पर नजर रखने के लिए मंडलायुक्त रंजन कुमार बीती रात से ही गुरु नानक देव एकेडमी में कैंप करते रहे। डीएम डॉक्टर अरविंद कुमार चौरसिया, एसपी विजय ढुल, एसडीएम ओपी गुप्ता भी मौके पर मौजूद रहे। दरअसल यूपी में चुनाव है और हर राजनीतिक दल किसानों के मुद्दे में अपना मौका देख रहा है, लेकिन यूपी सरकार पहले ही मुआवजे का मरहम लगा चुकी है। मुख्य आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है, जांच चल रही है। ऊपर से किसानों द्वारा मंच न दिए जाने के बाद अब विपक्षियों के पास इस मुद्दे में बहुत ज़्यादा कुछ बचा नहीं है। देश में बिजली संकट को लेकर केंद्र सरकार और राज्य सरकार में तकरार हो गई। एक तरफ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि कोयले के दाम तो बढ़ाए लेकिन उपलब्ध नहीं करवाया, तो वहीं दूसरी ओर कोयला मंत्री का बयान आया। उन्होंने कहा कि हमने राज्यों से पहले ही कह दिया था कि स्टॉक बढ़ा ले, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि केंद्र सरकार को राजस्थान की स्थिति से अवगत करा दिया है। राज्य के अफसर लगातार केंद्र के संपर्क में हैं। मुझे जानकारी मिली है कि जो प्लांट में ठेकेदार थे वही फेल हो गए हैं। ये संकट कई राज्यों में है। राजधानी दिल्ली में भी स्थितियाँ खराब है। दाम बढ़ गए हैं, फिर भी कोयला उपलब्ध नहीं है। केंद्र की जिम्मेदारी है कि राज्य को इस संकट से कैसे भी निकाले। वही कोयला मंत्री प्रहलाद जोशी ने कहा, मैं कोई आरोप नहीं लगाना चाहता, लेकिन हमने राज्यों से जनवरी से लेकर जुलाई तक आग्रह किया था कि आप हमसे कोयला लेकर स्टॉक बढ़ाइए, क्योंकि बारिश होने पर मुश्किल होती है, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। जबकि उनको पैसा नहीं देना था, क्रेडिट पर कोयला मिलता। उन्होंने कहा कि रोजाना जो कोयला भेजा जा रहा है वो जारी रहेगा। अगले 15-20 दिनों में स्टॉक बढ़ने लगेगा। कई राज्यों के पास कैप्टिव कोयला खदान है, उसका भी उन्होंने इस्तेमाल नहीं किया। बिजली संकट को लेकर घमासान काफी तेज हो गया है। वार और पलटवार का दौर जारी है। एक तरफ सीएम अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार पर आरोप लगाते हुए ने कहा कि राज्यों को इस संकट से निकाला जाए, तो वहीं दूसरी ओर केंद्र ने राज्य सरकार पर आरोप लगाते हुए उन्हें भी आड़े हाथ लिया। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को बड़ी कामयाबी मिली है। दिल्ली के लक्ष्मी नगर में रमेश पारख से पाकिस्तानी आतंकी को अरेस्ट किया है। स्पेशल सेल ने सोमवार रात को पाकिस्तानी आतंकी को पकड़ा था। ये आतंकी देश की राजधानी को दहलाने की फिराक में था। आईएसआई ने दिल्ली समेत पूरे देश में हमलों के लिए आतंकी को ट्रेनिंग दी थी। उसके कब्जे से AK-47, हैंड ग्रेनेड समेत कई हथियार बरामद किए गए हैं। स्पेशल सेल की आतंकी से पूछताछ चल रही है। आतंकी फर्जी ID से दिल्ली के शास्त्री नगर में रह रहा था। नेपाल के रास्ते दिल्ली पहुंचा था। आतंकी अशरफ भारतीय पहचान का इस्तेमाल करते हुए 10 साल से ज़्यादा वक्त से भारत में रह रहा था। दिल्ली पुलिस के स्पेशल सेल के DCP प्रमोद कुशवाहा ने यह जानकारी दी। वहीं अरेस्ट आतंकी अशरफ अली के मकान मालिक उजैब ने कहा कि वह यहां 6 महीने तक रहा। उसके जाने के बाद हम उसके संपर्क में नहीं थे। बताया जा रहा है कि पाकिस्तानी आतंकी भारत में अलग अलग जगहों पर घूमकर रह रहा था। जम्मू कश्मीर में भी उसके रहने की बात सामने आई है। जम्मू कश्मीर में कई आतंकी घटनाओं को अंजाम देने की भी बात उसने कबूली है। हालांकि दिल्ली पुलिस उसके दावे को पुख्ता करने की कोशिश में जुटी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की अहम बैठक की गई। सचिवालय में हुई कैबिनेट में तमाम मंत्री मौजूद रहे, जिसमें लगभग 25 विषयों पर आज मोहर लगती हुई दिखाई दी। साथ ही शासकीय प्रवक्ता सुबोध उनियाल ने जानकारी दी कि आशा कार्यकर्तियों के बैंक खाते में न्यूनतम 6500 रुपये दिया जाएगा। साथ ही सरकारी गल्ला विक्रेता से संबंधित भुगतान के लिए भी वित्त विभाग 14 करोड़ रुपए खाद्य विभाग को देगा। सोमेश्वर में माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत अस्पताल का उच्चीकरण करके 100 बेड किया जाएगा।
इसी के साथ ही 500 पंचायत भवनों के निर्माण हेतु 20 करोड़ रुपए की धनराशि दी जाएगी। माननीय मुख्यमंत्री घोषणा के अंतर्गत ग्राम प्रधानों से संबंधित मानदेय 1500 से बढ़ाकर 3000 किया गया है। साथ ही दून मेडिकल कॉलेज में बर्न यूनिट के लिए 35 पदों को सृजित किया गया है। हल्द्वानी एवं दून राजकीय मेडिकल कॉलेज में ब्राड भरने, डॉक्टर की फीस कम करने पर सैद्धांतिक सहमति भी बनती हुई दिखाई दी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज सियाचिन में शहीद हुए जवान विपिन सिंह गोसाई के घर पहुंचे, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद के परिजनों से मुलाकात की। साथ ही इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने शहीद को श्रद्धांजलि देने के साथ ही शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं व्यक्त की। इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि शहीद के परिजनों के साथ सरकार कंधे से कंधा मिलाकर खड़ी है और उनको हर संभव मदद भी दी जाएगी। मुख्यमंत्री ने घोषणा करते हुए कहा कि शहीद विपिन सिंह गोसाई के गांव जाने वाला मोटरमार्ग धारकोट इठूड़ का नाम और राजकीय इंटर कॉलेज चंपेश्वर का नाम शहीद विपिन सिंह गोसाई के नाम पर रखा जाएगा। बता दें, इस मौके पर सीएम पुष्कर सिंह धामी के साथ कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी और उच्च शिक्षा मंत्री धन सिंह रावत भी मौजूद रहे। नेशनल कैपिटल रीजनल प्लानिंग बोर्ड की बैठक में प्रदेश का पक्ष रखते हुए केंद्रीय शहरी विकास मंत्री हरदीप सिंह पुरी के सामने ही जमकर बरसे यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल ने इस दौरान राजस्थान के भरतपुर जिले का जिक्र करते हुए दावा किया कि कई मामलों में भरतपुर विकास के मामले में काफी पिछड़ गया है, जबकि काफी समय से वो एनसीआर का हिस्सा है। इस दौरान धारीवाल ने खास तौर पर प्लानिंग बोर्ड में हरियाणा के बोलबाले पर भी सवाल खड़े किए और इस बात की दरकार जताई कि भरतपुर के लिए बजट का आवंटन बढ़ाए जाने की भी आवश्यकता है। इससे पहले गृहनगर कोटा के अपने प्रवास के दौरान धारीवाल ने आज सिविल लाइन से अपने आवास के बाहर जन सुनवाई भी की और इस दौरान दर्जनों परिवादियों से व्यक्तिगत तौर पर मुलाकात की। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया आज जोधपुर प्रवास पर रहे। जयपुर से जोधपुर तक सड़क मार्ग से पहुंचे भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का जोधपुर के सर्किट हाउस में पाली के सांसद पीपी चौधरी और महापौर वनीता सेठ के अलावा भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने स्वागत किया। इसके साथ ही सतीश पूनिया सीधा केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत के निवास पर पहुंचे, जहां उन्होंने शेखावत की माता मोहन कंवर को पुष्पांजलि अर्पित करने के साथ केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का ढाढ़स बंधाया और साथ ही उनकी माता के निधन से पहले किस तरह के इलाज चले उन सबको लेकर भी जानकारी ली। वहां से सतीश पूनिया सर्किट हाउस में गए, जहां पे भाजपा के नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ मंथन किया। इस दौरान भी देहात और शहर के कई भारतीय जनता पार्टी के नेता, चाहे नरेश सुराणा की बात करें, अतुल भंसाली की बात करें, उन सब से डिस्कस करने के साथ ही पूर्व महाराजा गस्त सिंह और उनके परिवार से भी मुलाकात की। उसके बाद राजमाता विजयराजा सिंधिया की जयंती पर पुष्पांजलि भी अर्पित की। उसके बाद वो जयपुर लौट गए। भाजपा प्रदेश अध्यक्ष की जिम्मेदारी है दोनों उपचुनाव जीतने के अलावा अगला विधानसभा चुनाव जीतकर केंद्र सरकार को सौंपना है और भाजपा की सरकार बनानी है और कौन मुख्यमंत्री होगा इसका फैसला विधायक दल की बैठक में किया जाता है। नोखा के बहुचर्चित प्रकरण दलित छात्रा की मौत और उसे आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप लगे थे। दुष्कर्म की बात कही गई थी। करीब 5 साल 6 महीने 12 दिन पुराने मामले में कोर्ट ने आखिरकार मुख्य आरोपी शारीरिक शिक्षक विजेंद्र सिंह को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सज़ा सुनाई है। वहीं उस कॉलेज के वार्डन और प्रिंसिपल को भी सह अभियुक्त माना और 6-6 साल की सज़ा सुनाई गई है। पॉक्सो कोर्ट के न्यायाधीश देवेंद्र सिंह नागर ने फैसला सुनाते हुए ये सज़ा मुकर्रर की। एसएसपी सुभाष साहू ने इस पूरे मामले में पैरवी की। तो कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि ये नोखा का एक बहुचर्चित प्रकरण था, जिसमें देश भर में बात हुई। आखिरकार उस बालिका को न्याय मिला और दुष्कर्म और आत्महत्या के लिए प्रेरित करने के आरोप सही साबित हुए और आरोपियों को सज़ा मुकर्रर की गई।
8 लाख रुपए की धोखाधड़ी के मामले में कोतवाली पुलिस ने आज 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि दोनों आरोपी जालौर के रहने वाले हैं और मार्बल व्यवसायी के साथ यह धोखाधड़ी की थी। शहर कोतवाल रतन सिंह चौहान ने बताया कि 9 सितंबर को दीपक अग्रवाल पुत्र विशंबर अग्रवाल की ओर से एक रिपोर्ट दर्ज कराई गई थी। इस रिपोर्ट में कहा गया था कि मेडिकल इमरजेंसी के नाम पर उनके ताऊ विनोद अग्रवाल के पास एक फोन आया और जिसके जरिए धोखाधड़ी की गई थी। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल के बाद पता चला कि मास्टरमाइंड दुर्ग सिंह और उसका बेटा है। इस मामले में पूरी जांच के बाद में राजू सिंह पुत्र जोग सिंह उम्र 30 वर्ष निवासी जालौर और दूसरे आरोपी पप्पू सिंह पुत्र कुमार सिंह निवासी जालौर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने भले ही धोखाधड़ी का खुलासा कर दिया हो और 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया हो, पर 8 लाख रुपए की रिकवरी होना बड़ी बात है। और उससे भी बड़ी बात यह है कि पूरी घटना का मास्टरमाइंड जो कि अपने बेटे के साथ मिलकर घटना को अंजाम देता था, दोनों बाप बेटे फरार हैं। पुलिस दोनों की गिरफ्तारी में जुटी हुई है। आज नहीं तो कल दुर्ग सिंह और उसका बेटा पुलिस के हाथ जरूर चढ़ेगा।